हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और हम बिहार का जो बिहार सीरीज चला रहे हैं उसमें से अभी अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाला था वो प्राचीन बिहार का तीसरा भाग था और ये आखिरी भाग होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगा मेरी तबीयत खराब होने के कारण अस्वस्थ था मैं और इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से जैन धर्म से। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक का नाम था ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक का नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर हैं 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। वहीं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम था वर्धमान और उनके जन्म का वर्ष है 540 ईसा पूर्व। वहीं उनके मृत्यु का वर्ष है 468 ईसा पूर्व और उनके जन्म स्थान है कुंडलग्राम, वैशाली। उनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम था त्रिशला। उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। उनके दामाद का नाम जमाली और उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक था। अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उनका जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया और आप इसे ही फैक्ट मानेंगे। आइए अब चलते हैं महावीर स्वामी पे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के तिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहीं अगर हम बात करें जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में, तो ये हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, किसी पर अत्याचार नहीं करना। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना और इंद्रियों को वश में रखना यानी ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक पे आइए चलते हैं। प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे और उनका बैल था। द्वितीय अजीतनाथ हाथी, 23वें पार्श्वनाथ सर्प और 24वें महावीर स्वामी सिंह। देखिए, 24 तीर्थंकरों में सारे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ आपको बता दिए गए हैं। आप एक बार इसे जरूर देख लेंगे। आइए चलते हैं जैन संगीतियों में। देखिए, जिस तरह से बौद्ध संगीति हुई थी उसी तरह से 2 जैन संगीति हुई थी। पहली वाली 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इनकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दिगंबर व श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन इसी टाइम में हुआ था और यहाँ 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। वहीं द्वितीय की अगर हम बात करें तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवर्धि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। वहीं जैन धर्म ग्रंथों का यह अंतिम संकलन यहाँ पर हुआ। यहाँ के शासक के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। वहीं जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर व दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर में डिफरेंस ये है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर बना और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। वहीं अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो स्थूलभद्र ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। आइए अब चलते हैं शुंग वंश पर। मौर्य के बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल भी किया था। पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे, वही पतंजलि जिन्हें योग का जनक कहा जाता है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 यानी 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है, तो ये वही अग्निमित्र हैं।
इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब चलते हैं कण्व वंश पर। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के अमात्य यानी कि मंत्री थे और कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। अब आइए चलते हैं कुषाण वंश पर। मौर्योत्तर काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक और पहलव आए और भारत आने वाले विदेशियों में सबसे आखिर में आए कुषाण। कुषाण जो है एक यूची ट्राइब यानी यूची जनजाति है चीन में, उससे संबंध रखते थे और इसके जो संस्थापक थे वो थे कुजूल कडफिसेस। वहीं इसके सबसे प्रमुख शासक कनिष्क थे। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, और मथुरा यानी भारत में भी थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ, यानी कि कला पे भी ध्यान था इनका। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवर कश्मीर में करवाया था। यह हमने बौद्ध धर्म के टाइम पर किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य हो गया था। आइए अब चलते हैं गुप्त वंश पर। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 से 320 ईस्वी का जो शासनकाल है वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। आइए अब चलते हैं घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम पर। 320 से 335 ईस्वी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब आइए चलते हैं समुद्रगुप्त पर चलते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। जिस तरह से नेपोलियन से पूरी दुनिया डरती थी, एक टाइम वह विश्व विजयी बनने चला था, उसी तरह से स्मिथ ने जब पढ़ा समुद्रगुप्त को तो उसे लगा कि नहीं, नेपोलियन से पहले भी कोई उतना ही ज्यादा ताकतवर था, वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक, अति अप्रतिरत आदि की उपाधि धारण की थी। वहीं अगर बात करें समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था, यानी उत्तरापथ के 9 राजा उससे हारे थे और दक्षिणापथ के 12 राजा उससे हारे थे। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया, यानी इन दोनों से पता चलता है कि एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ समुद्रगुप्त में कला भी थी। वो कवि भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे और उन्हें संगीत में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त II ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब जब रामगुप्त नहीं रहे तो सीधे चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री जैसे उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है और महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। महरौली लौह स्तंभ जो है कुतुब मीनार के प्रांगण में दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, ये इंपॉर्टेंट थे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घाटकर पर, क्षपणक एवं भररुचि। अब आइए चलते हैं कुमारगुप्त पर। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। अब आइए चलते हैं, इसके बाद आए स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर
भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। स्कंदगुप्त को ने शक्रादित्य की उपाधि ली थी। वहीं गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का जो है अंत हो गया। आइए अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बलपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। वेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। ये इंपॉर्टेंट है। इस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1,510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा ही लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संरक्षित थीं। इन पुस्तकालयों के नाम थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। वहीं 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। वहीं 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। आइए अब चलते हैं गुप्त प्रशासन पे। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था, यानी वो अपने आप को देवों जितना पावरफुल समझता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता तो नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक व न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता और भुक्ति का प्रधान उपारिक और विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक हुआ करता था। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। वहीं अगर हम बात करें तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति थी, आप नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। वहीं अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थोड़ी जटिल हो गई थी। इसी काल में वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है और इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ, जैसे कि कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई, यानी थोड़ी कम हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है। वहीं अगर हम गुप्त कला की बात करें तो गुप्तों के टाइम पर स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला और साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण जो नागर शैली में थे, गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो महाराष्ट्र में है तथा बाग गुफा जो मध्य प्रदेश में है का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त कला में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं आइए देखते हैं। जो कालिदास थे उनकी रचित रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अमर सिंह का अमरकोश, शूद्रक का मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है, वात्सायन का कामसूत्र और कामानंद का नीतिसार। ये कामंडक है, एक्चुअली ये कामानंद नहीं, ये कामंडक है।
कामंडक का नीतिसार और आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दश गीतिका है। अच्छा, वहीं इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, आप याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं पाल वंश पर। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाविहार, जो अभी बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया और धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित भी हुआ, लेकिन बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, यह इंपॉर्टेंट है। वहीं देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थीं। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए अब चलते हैं, कुछ और पॉइंट रह गए आखिरी के, कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक और उनकी राजधानी। तो आइए चलते हैं बृहद्रथ, उनकी राजधानी गिरिवृह या राजगृह थी। यह मगध की प्रथम राजधानी थी। वहीं बिंबिसार, गिरिवृह अथवा राजगृह। उदयन, पाटलिपुत्र। शिशुनाग, वैशाली। कालाशोक, पाटलिपुत्र। नंदवंश का भी पाटलिपुत्र और मौर्य का भी पाटलिपुत्र। वहीं कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा। वहीं गुप्त वंश का पाटलिपुत्र और पाल वंश की राजधानी सबसे अलग मुंगेर थी। आइए चलते हैं प्रमुख साहित्य प्राचीन बिहार के। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा था, यह राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बुद्ध चरित्र, जो अश्वघोष ने लिखा था, बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। प्रज्ञा पारमिता, जो नागार्जुन ने लिखा था, यह शून्यवाद का सिद्धांत देता है। सियुकी, जो वेनसांग ने लिखा था, यह भारत की यात्रा का विवरण करता है। इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था, यह मौर्य साम्राज्य का विवरण करता है। मिलिंद पान्हु नागसेन द्वारा लिखित है। यह बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है। मिनांडर को कहीं कहीं मिलिंद भी कहा गया है। ललित विस्तार, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। महावंश, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दर्शाती हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज हमारा जो है एंशियंट यानी कि प्राचीन बिहार हमने आज खत्म किया। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बार बार इस टॉपिक को पढ़ना है। इस पे जो एमसीक्यूज आपको जहां भी मिलते हैं, मैं भी इसको लेके आऊंगा। एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको बार बार बनाना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम आने से पहले आप इसे बहुत बार रिवाइज कर लें, जो कि आपके जहन में बैठ जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।